एक आंकड़ा शेयर करूं मोदी? हाँ, एक आंकड़ा मेरे पास है कि 2028 में जब तक भारत तीसरी नंबर की इकोनॉमी हो जाएगा आपके तीसरे कार्यकाल में, तो भारत की जो जो टोटल ग्लोबल एयर ट्रैफिक है वो 50% होगी पूरी हाँ, दुनिया की। दुनिया मतलब के। हर दूसरी हाँ, प्लेन भारत से टेक ऑफ हाँ। करेगी। ये आपके कार्यकाल में और होगा। इसलिए मेरे सामने चुनौती ये नहीं है, मेरे सामने चुनौती मैं कितनी तेजी से एयरपोर्ट बनाऊंगा। ये कहते हैं तो होता ही रहेगा, हाँ, प्रधानमंत्री आए और नहीं आए, कोई भी सरकार बने। यानी सिर्फ एविएशन, टूरिज्म, आप मान के चलिए जी। मैं G20 में मैंने 200 कार्यक्रम अलग अलग देश के स्थानों पर किए। मैंने टूरिज्म का एक फाउंडेशन बना दिया है जी। इतना बड़ा टूरिज्म आने की संभावना मैं देख रहा हूँ जी। G20 के हर देश के हर लोग, यार भारत एक बार तो जाना चाहिए, ये मूड बना दिया है मैंने। और मैं विद इन इंडिया यात्रा और इंटरनेशनल टूरिस्ट का आना, इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ। अब आप एविएशन सेक्टर देखिए, रोजगार के कितने अवसर बनेंगे। आप फ्लाइट क्रू चाहिए, आपको ग्राउंड मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ी मात्रा में लोग चाहिए, आपको इंजीनियर्स चाहिए, आपको कंप्यूटर मैनेजमेंट वाले लोग चाहिए, आपको मेंटेनेंस के लिए हजारों लोग लगते हैं जी। यानी पूरा भारत एक प्रकार से लॉजिस्टिक हब बनेगा। कितनी व्यवस्थाएं लगेगी, आप कल्पना कर सकते हैं जी। इतना ही नहीं जी, देश के नौजवान, यानी आप टीयर 1 टीयर 2 सिटी तक मत देखिए, आप गांव तक देखिए। भारत के नौजवान डॉक्टर इंजीनियर बनने की सपना ही नहीं देखता था। क्यों? कि उसको तो बेचारा पहले तो मुझे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं, मैं अंग्रेजी स्कूल में कैसे पढ़ूंगा। मैंने निर्णय कर लिया, मातृभाषा में भी तुम डॉक्टर बन सकते हो, मातृभाषा में तुम इंजीनियर बन सकते हो, तुम्हें अंग्रेजी पढ़े बिना तुम्हारी रुकेगी नहीं। अब देखिए, मैं सोच रहा हूँ 2029 में मैं यूथ ओलंपिक भारत में करना चाहता हूँ, मैं बीच ओलंपिक भारत में करना चाहता हूँ, मैं 2036 ओलंपिक यहाँ करना चाहता हूँ। ये चीज़ें कोई शोकेस नहीं है जी, मेरे देश के मिजाज को बदल दे। G20 साहब, 8वीं कक्षा का बच्चा स्कूल में बोलता था G20 जी बिल्कुल। जबकि पहले लोगों को पता नहीं था G20। तो मैं मेरे देश के हर बच्चे को ग्लोबल माइंडसेट उसका तैयार कर रहा हूँ जी। एक के बाद एक मैं कदम वो उठा रहा हूँ जी। और तीसरा कार्यकाल, मुझे मेरे सबसे बड़ी मेरी भरोसे की ताकत है, ये बिलो 30 एज ग्रुप है जी। वो मेरे साथ जुड़ जाएगा, मैं पूरा विश्वास है मेरा। मैं मेरे देश से 20 to 30 वाला जो एज ग्रुप है ना, वही मेरे देश को आगे स्पीड मेरी बढ़ाने वाला है। दिख भी रहा था और जब दूसरा, जी। माताएं बहनें, जी। माताओं बहनों का जो रोल है वो पिछली शताब्दी में जो इतना हुआ है उससे सैकड़ों गुना बढ़ जाएगा जी। यानी हम कितनी तेजी से बढ़ेंगे इसका आप अंदाज कर सकते हैं जी। प्रधानमंत्री जी, जब आप प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, तब सबने कहा था कि एक्सपीरियंस नरेंद्र मोदी जी की है गवर्नेंस में। जो आपको शुभचिंतक है, जो आपके क्रिटिक है, सब मानते थे, मगर कह रहे थे कि विदेश नीति ये समझ नहीं पाएंगे, ये बहुत कॉम्प्लेक्स मामला है, डिप्लोमेसी इन्होंने की नहीं है, जबकि आप कर चुके थे। मुझे याद है जब आप गए थे मुख्यमंत्री होकर, आप चाइना गए थे, एक बार आपसे बातचीत भी हुई थी उस समय। प्रधानमंत्री जी, आने वाले दिनों में ये और कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्योंकि 3 से 5, 5 से 10 ट्रिलियन, 10 से 15 ट्रिलियन ये जल्दी होगा और हम एक ग्लोबल कंपटीटर बन जाएंगे। इंडिविजुअली आप पर जो लोग कह रहे हैं कि प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, एक तरह से पश्चिमी देशों से प्रेशर बनेगा कि आप रूस से दूरी रखें, रूस से दूरी रखें, और एक तरह से चाइना से भी प्रेशर बनेगा क्योंकि इकोनॉमिक कंपटीशन और बढ़ जाएगी। तो कोल्ड वॉर 2.0 एक आने वाला है जिसमें भारत भी एक तरह से एक प्लेयर बन जाएगा। इसमें क्या नॉन अलाइनमेंट 2.0 वाली पॉलिसी चलेगी? आपने यूक्रेन के समय में देश हित वाली पॉलिसी चलाई, तो आप ये प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि ये बढ़ता जाएगा आने वाले दिनों में, ये आम अनुमान है। एक तो मेरा जो विदेश फिक्र विषय का जो अनुभव है, एक घटना, अटल जी के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे मिस्टर सिन्हा, उनका शक्ति सिन्हा जी जी उनका स्वर्गवास हो गया। जी जी। उन्होंने किताब लिखी है
और उस किताब में उन्होंने मेरा जिक्र किया है कि मैं पार्टी का काम करता था और न्यूक्लियर टेस्ट के बाद जो दुनिया में स्थिति बनी तो अमेरिका में इंडिया कोकस बनाने की दिशा में हम कैसे काम कर सकते हैं, उसका एक विस्तार से उन्होंने वर्णन किया। उसमें मोदी का क्या रोल था वो सारा उन्होंने लिखा है, और तब वो अटल जी के साथ काम करते थे। तो खैर वो तो एक अलग बात है। सवाल ये है कि पहले हमारी यह सोच ये रही कि हम इससे इतनी दूरी बना कर रखेंगे, हम इससे इतनी दूरी बनाए, ये एक अप्रोच था। मैंने कहा हमारा अप्रोच ये नहीं रहेगा, हमारा अप्रोच रहेगा हम किससे कितनी निकटता बनाएंगे। पहले क्राइटेरिया था दूरी का स्टैंडर्ड था, मेरा था निकट का स्टैंडर्ड। अगर मैं इसकी इतनी निकटता रखता हूँ तो इसकी भी इतनी निकटता रखूँगा, मैं उसकी इतनी निकटता रखता हूँ तो मैं इसकी इतनी निकट, तो मैं निकटता वाला विषय को लाया। तो हुआ क्या, बॉल सामने वाले के गेंद में गया। उसको लगा यार मैं यहाँ तक मोदी के पास हूँ, भारत के पास हूँ, और वो मेरा विरोधी वहाँ है, मैं थोड़ा और आगे चलूँ, मैं ज़्यादा। तो आज दुनिया में कंपटीशन है कि भाई भारत के निकट कैसे जाए। पहले कंपटीशन थी भाई दूरी, अच्छा वो वहाँ है तो वो मेरा विरोधी है तो मैं भी इतना ही रहूँगा। मैंने उल्टा कर दिया है। जैसे लुकिस्ट पॉलिसी, मगर चेंज इट, एक्टिस्ट पॉलिसी करो। तो मैंने इसको एक्टिस्ट, लगता होगा आपको शब्दों का खेल है, शब्दों का खेल नहीं है, ये पूरी प्रक्रिया बदल जाती है उससे। और मेरा मत है कि भाई साउथ ईस्ट एशिया का कैपिटल मेरा देश क्यों ना हो, वो मिजाज हमारा क्यों नहीं होना चाहिए, सारे दुनिया के देशों को हमारे साथ जुड़ने का मन क्यों नहीं करना चाहिए। हम इतने फिजिकली पास में है, हमारा गुवाहाटी या हमारा कोलकाता ये बहुत बड़े सेंटर बन सकते हैं जी। मैं मेरे कोलकाता को पूरे साउथ ईस्ट एशिया के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षक स्थान क्यों न बनाऊं, मैं उस दिशा में सोचता हूँ। और मुझे लगता है कि भारत की प्रगति से किसी को खतरा नहीं है। आज भारत मजबूत होता है तो दुनिया चिंतित नहीं होती है, दुनिया को अच्छा लगता है। भारत जितना आगे बढ़ता है लोगों को दुनिया का बोझ कम हो रहा है। अब हमने जो बदलाव लाया, हमने टॉयलेट बनाए, तो लोगों को लगता है दुनिया में टॉयलेट का जो आंकड़ा था सुधर गया।